और कितनी बेहतरीन तरीके से हमने गिट का यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को अपलोड किया है, ना कि ऐड फाइल करते हुए। रिक्रूटर्स आपके गिटहब प्रोफाइल चेक करते हैं बिफोर चेकिंग योर रिज्यूमे। तो अगर आपने गिटहब प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, उसमें जो प्रोजेक्ट अपलोड किया है वो गलत तरीके से अपलोड किया है, या फिर जो रीडमी फाइल लगाई है उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। अगर आपके पास कोई अलग से वेबसाइट नहीं है फॉर योर पोर्टफोलियो, तो गिटहब ही आपका पोर्टफोलियो की तरह काम करता है, और उसमें जो रीडमी फाइल रहती है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, प्लस आपको वहाँ पे रिसोर्सेज, कोड है, डेटा है, डैशबोर्ड है, अपलोड करना पड़ता है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हैं तो रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। सो एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बनाने से आपकी जॉब नहीं लगती है, उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम टू द डे 2 ऑफ टर्निंग योर प्रोजेक्ट इनटू जॉब ऑफर सीरीज। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से राइट वे में अपने प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, क्या क्या आपको बुलेट पॉइंट सीखनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पे मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड करना होता है यूजिंग गिट कमांड्स एंड नॉट जस्ट द अपलोड बटन, राइट। जितना भी आपका फाइल है वो हम गिट कमांड की हेल्प से अपलोड करेंगे। प्लस एक रीडमी का स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपके होने चाहिए रीडमी फाइल में, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपैक्टफुल दिखता है। इस सीरीज में 2 वीडियोज़ और अपकमिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे कैसे हम प्रोजेक्ट ऐड करते हैं और उसको पोस्ट कैसे करते हैं फॉर मैक्सिमम रीच, फॉर मैक्सिमम कनेक्शन, एंड लास्ट वन हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट यूजिंग द स्टार मेथड। और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट को अपलोड भी करेंगे गिटहब पे। हर एक स्टेप में डिटेल वे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए, क्या परफेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप गिट कमांड को फायर करोगे ऑन टर्मिनल। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बट प्रोजेक्ट कौन सा होगा, प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी अभी बना रखा है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कंपनी स्टैंडर्ड एंड टू एंड डाटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट बनाया है यूजिंग SQL, पाइथन एंड पावर BI। तो उसी प्रोजेक्ट को इस कंप्लीट सीरीज में हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसी प्रोजेक्ट का सेम डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था रिज्यूमे में, उसी सेम प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे पोस्ट करेंगे। थर्ड जो हम लिंक्डइन पोस्ट भी करेंगे वो भी उसी प्रोजेक्ट के बारे में होगा, और उसी प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। तो अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो उसको अभी जाके बनाइए, जिससे कि आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो ये सारे स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आ जाते हैं रिपोजिटरी नेम पे। रिपोजिटरी नेम हमेशा आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा, और वो भी एक नेमिंग कन्वेंशन के साथ रहता है। आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के नेम में। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि रिपोजिटरी का जो नेम रहता है उसमें वो स्पेसेस लगा देते हैं वर्ड्स के बीच में, बट ये नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है। आपको किस तरीके से रिपोजिटरी का नाम रखना है, आप जितना भी वर्ड यूज़ करो, अगर 2 वर्ड के बीच में आपका स्पेस है तो वहाँ पे आपको हाइफन या फिर अंडरस्कोर लगाना है। सारे वर्ड्स आपके, सारे लेटर्स आपके लोअर केस होने चाहिए। रिपोजिटरी का नाम हमेशा आपके प्रोजेक्ट को बताना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट किस टाइप का बनाया है। तो इसमें आप टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो कि आपने कौन सा टूल्स यूज़ किया है। जैसे अगर आपने कोई सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया है तो आप स्टार्ट कर सकते हो NLP सेंटिमेंट एनालिसिस विद पाइथन। डिटेल सेल्स एनालिसिस किया है जिसमें आपने पाइथन की हेल्प से आपने EDA किया है, तो उसकी रिपोजिटरी का नाम कैसे रहेगा, EDA-retail-sales-python। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन सा टूल यूज़ किया है और उस टूल से हमने क्या किया है, और बीच में आ जा रहा है एग्जैक्ट प्रोजेक्ट का नाम। तो इसी तरीके से आपको नेमिंग कन्वेंशन करना है अपने रिपोजिटरी का। तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने रिपोजिटरी का नेम रख सकते हो, जिससे कि वो बता दे व्हाट योर प्रोजेक्ट इज अबाउट। नेक्स्ट आ जाता है कि फोल्डर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अभी कुछ लोग पहला तो गलती करते हैं कि जो गिटहब अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली लोगों को गिट के बारे में नहीं पता होता, बट आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको गिट यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको अपने कोड को मेंटेन करने के लिए गिटहब का यूज़ करना पड़ेगा। और गिटहब वहाँ पे आप डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकती। अपलोड कर दिया आपने, अपनी पाइथन फाइल अपलोड कर दी, नोटबुक फाइल अपलोड कर दी, या फिर PDF अपलोड कर दिया, राइट। ऐसे नहीं करना होता है। गिट कमांड होते हैं, कुछ गिट कमांड्स होते हैं, बहुत सिंपल है गिट कमांड को यूज़ करना। मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगी किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो फ्रॉम योर लोकल रिपोजिटरी टू योर गिटहब प्रोफाइल। तो जिस लेवल का गिटहब यूज़ करने आना चाहिए वो आपको इस वीडियो से आ जाएगी। तो अभी फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आपका जो डेटा है वो कम साइज़ का है तो आप डेटा अपलोड करते हो। अभी कंपनीज़ में आप डेटा अपलोड नहीं कर सकते, वो आपका डेटाबेस में रहता है। बट अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जिसमें आपने CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल यूज़ किया है, तो डेटा करके एक फोल्डर होता है जिसके अंदर वो सारी फाइल्स आ जाएंगी, आपकी CSV फाइल, एक्सेल फाइल, या फिर कोई अगर आपने JSON फाइल यूज़ की है तो वो भी आ जाएंगी। अगर आपका बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा है तो इस फोल्डर को स्किप करना है।
नेक्स्ट फोल्डर रहेगा आपका नोटबुक्स का। अभी नोटबुक्स फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपके जितने भी नोटबुक हैं वो आ जाएंगे। ओके, जितनी भी फाइल्स आपको सिर्फ एक कंप्लीट मेन फोल्डर में नहीं रखना है, अलग अलग फोल्डर्स बनाना है हर चीज़ के लिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड दिखे रिक्रूटर्स के सामने। तो डेटा फोल्डर हो गया, नोटबुक्स फोल्डर में सारी नोटबुक्स आ जाएंगी आपकी, जुपिटर नोटबुक जो है। स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट्स करके एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे आपकी पाइथन स्क्रिप्ट्स रहेंगी। अगर आपने पाइथन स्क्रिप्ट्स को क्रिएट किया है तो एक स्क्रिप्ट्स करके फोल्डर रहता है। नॉर्मली हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं कंपनीज़ में तो SRC करके फोल्डर डालते हैं, उसके अंदर हम जितनी भी पाइथन स्क्रिप्ट है उसको रखते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आप स्क्रिप्ट्स करके सिंपल सा आप टर्म यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स एज अ फोल्डर नेम, और उसके अंदर अपनी पाइथन स्क्रिप्ट रख लो। तो ये तो रहा आपका नोटबुक फाइल, डेटा एंड पाइथन फाइल। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में क्या क्या आ जाते हैं, आपका रिपोर्ट आ जाता है, राइट। वो किस फॉर्म में रहता है, PDF फॉर्म में रहता है। आपका डैशबोर्ड आ जाता है। अभी डैशबोर्ड को आप डैशबोर्ड फोल्डर करके फिर आप डैशबोर्ड भी डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका 1 से 2 डैशबोर्ड बना हो उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप डैशबोर्ड करके उस डैशबोर्ड के नाम के साथ PBI फाइल या फिर अपना टेबलू फाइल डाल सकते हो। अगर आपका रिपोर्ट है 1 से ज़्यादा तो आप रिपोर्ट करके या फिर आउटपुट करके फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर अपने रिपोर्ट को रख सकते हो। अगर सिंगल फाइल है तो मेन फोल्डर में ही इन सबको रख सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी फोल्डर। इसके अलावा आ जाता है आपका readme.md फाइल, जहाँ पे आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहेगी आपके प्रोजेक्ट की। अगर आपको शो करना है डिपेंडेंसी तो आप requirement.txt फाइल भी अपलोड कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जब हम कंपनीज़ में वर्क करते हैं, जब भी मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कंपनी में कैसे काम होता है, ओके, जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ जो आप पढ़ रहे हो उसको कंपनी में किस तरीके से यूज़ होता है। तो जब हम कंपनी में प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं गिटहब पे, तो वहाँ पे एक requirement.txt फाइल रहती है, जिससे कि कोई भी पर्सन अगर उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहा है, पुल कर रहा है, तो उसके पास सारी डिपेंडेंसीज आ जाए। डिपेंडेंसी का मतलब पाइथन लाइब्रेरीज़ का वर्जन, क्योंकि पाइथन लाइब्रेरीज़ की वर्जन चेंज होते रहते हैं। तो कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी हो सकती है जो ओल्डर वर्जन में थी और न्यू वर्जन में रिमूव हो चुकी है। दैट इज़ वाई हम requirement.txt फाइल को मेंटेन करते हैं। नाउ आ जाते हैं नेमिंग कन्वेंशन पे। अभी फोल्डर का तो नेम हमने देख लिया, इसके अंदर जो फाइल्स रहेगी उसका नेमिंग कन्वेंशन होता है। अगेन, जितने भी लेटर्स आप यूज़ कर रहे हो सारे लोअर केस होने चाहिए एंड 2 वर्ड के बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए, और जो फाइल नेम रहेगा वो अपने में ही डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, क्योंकि फाइल नेम के बेसिस पे ही रिक्रूटर को पता चलता है कि उस फाइल में क्या है एग्जैक्टली। अगर आपने एनालिसिस किया है तो analysis.ipynb की जगह EDA Airbnb data.ipynb कर सकते हो। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, आपने कौन सा डेटा यूज़ किया है प्लस आपने क्या किया है। या फिर अगर आप कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो तो आप लिख सकते हो डेटा क्लीनिंग स्क्रिप्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट, फीचर इंजीनियरिंग स्क्रिप्ट। तो ये डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स हैं जो कि बता रहा है एग्जैक्टली कि फाइल में क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीडमी फाइल में। अभी रीडमी फाइल में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। कुछ लोग रीडमी फाइल को एज अ रिपोर्ट समझ लेते हैं और कंप्लीट रिपोर्ट डाल देते हैं। रिपोर्ट इज़ डिफरेंट थिंग, वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होता है। रीडमी में आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, वो टू द पॉइंट रिक्रूटर तुरंत देखता है, उसको समझ में आ जाता है कि ओके क्या क्या चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। तो वैसा ही रीडमी फाइल बनना चाहिए। अभी इसमें क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आने चाहिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट टाइटल, उसके बाद आ जाएगा एक 1 लाइन की समरी या फिर ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव किया है उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। देन आपका आ जाएगा ओवरव्यू। ओवरव्यू में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसमें आपने क्या किया है, जस्ट अ शॉर्ट समरी काइंड ऑफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी आपका बिजनेस प्रॉब्लम था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। बिजनेस प्रॉब्लम के बाद आप बताओगे कि आपने कौन सा डेटा सेट यूज़ किया है, डेटा सेट क्या था, किस टाइप के रिकॉर्ड्स थे। अगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में आप बताओगे कि आपने पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, पाइथन यूज़ किया है कि नहीं, कौन से और स्किल यूज़ किए हैं, जैसे SQL यूज़ किया है या फिर पावर BI यूज़ किया है या फिर टैबलू यूज़ किया है। ओके, तो इस तरीके से आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में जस्ट स्किल्स आ जाएंगे, नेम ऑफ द स्किल्स कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया है। इसके बाद प्रोजेक्ट में आपने जो एग्जैक्टली किया है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपने EDA किया है या फिर डेटा क्लीनिंग किया है तो डेटा क्लीनिंग करके हेडलाइन आ जाएगा, उसमें क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए हैं। EDA किया है तो उससे क्या इंसाइट मिले हैं या फिर क्या EDA में आपने एग्जैक्टली किया है, उसी में आप की इंसाइट्स करके भी एक हेडिंग डाल सकते हो और उसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स आपने निकाले हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है डैशबोर्ड। अगर आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया है तो डैशबोर्ड करके हेडिंग डालिए, डैशबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, किस टाइप के आपने विजुअल्स क्रिएट किए हैं वो भी
भी आप लिख सकते हो, नेम ऑफ द विजुअल भी लिख सकते हो और एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हो अपने डैशबोर्ड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रीडमी में हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में जाने से पहले आपका कंप्लीट रीडमी फाइल पड़ता है, तो इसीलिए आपको ये वाला जो सेक्शन है इसको इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आप प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी बताते हो कि कौन कौन सी फाइल्स हैं और वो क्या करती हैं। इसके अलावा उसको कैसे आप रन कर सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को गिटहब प्रोफाइल पे डालने का। चाहे आप किसी भी पाइथन लाइब्रेरी की गिटहब की रेपो देख लो, आपको ये वाला सेक्शन तो जरूर से मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिजल्ट एंड कंक्लूजन। उस प्रोजेक्ट में से आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला, क्या कंक्लूजन देखने को मिला, क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे, तो ये पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो रीडमी फाइल में। तो ये पॉइंट्स आप इस सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अभी जितना भी काम आपने कर लिया ये तो ठीक है, इतना हो गया, आपने सब कुछ डाल दिया अपने रीडमी फाइल में, बट फ्यूचर वर्क भी इंक्लूड करना चाहिए। ये रिक्रूटर को बताता है कि आपने जितनी चीज़ें की हैं इसके अलावा भी और कुछ किया जा सकता था, बट अभी तक आपने नहीं किया है, वो फ्यूचर वर्क के लिए आपने इंक्लूड किया हुआ है। इससे आपकी जो प्रोजेक्ट की स्कोप है वो भी पता चलती है, तो इसको भी इंक्लूड करना है। और लास्ट में आ जाएगा ऑथर एंड कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपकी मेल आईडी रहेगी, लिंक्डइन प्रोफाइल रहेगा, और अगर आपके पास पोर्टफोलियो लिंक है तो आप पोर्टफोलियो लिंक भी डाल सकते हो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है रीडमी फाइल का। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में ना हो, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं जो हमने वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाया था उसको हम गिटहब पे कैसे अपलोड करेंगे। सो दिस इज़ द रिपोजिटरी फॉर वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस, और उसके आगे मैंने टूल्स के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं। ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। डैशबोर्ड, इमेजेस, नोटबुक, स्क्रिप्ट। इमेजेस में एक इमेज आ जाएगी अपनी डैशबोर्ड की, क्योंकि आप रीडमी में जो भी इमेज अपलोड करना होता है उसको भी किसी आप फोल्डर में रखोगे, तो उसके लिए मैंने इमेजेस फोल्डर का नाम दिया है। स्क्रिप्ट डॉट गिट इग्नोर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम दिखेंगे। रीडमी फाइल और जो हमारा कंप्लीट रिपोर्ट था वो, और ये है कंप्लीट रीडमी फाइल। इस तरीके से आपको रीडमी फाइल क्रिएट करना है। तो ये सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जिनको गिट चलाने नहीं आता, वो ऐड फाइल करते हैं। ऐड फाइल इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वे टू अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑन द गिटहब। कंपनी में जब आप वर्क करोगे, जैसा कि मैंने बताया, आपको गिटहब यूज़ करना ही पड़ेगा। सो अभी से ही अगर आप प्रैक्टिस में रखते हो तो आप इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो कि आपको गिटहब यूज़ करने आता है, राइट। कोई भी रिपोजिटरी बनाने के लिए पहले तो आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है, ओके। देन आपको यहाँ पे एक न्यू करके बटन मिल जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है। सो न्यू। अब यहाँ पे आपको रिपोजिटरी नेम देना है, जैसा आपका प्रोजेक्ट है वैसा ही आपको नेम देना है, स्टैंडर्ड नेम देना है प्रोजेक्ट के लिए। प्लस आप उसमें टूल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐड किया था वेंडर परफॉर्मेंस के लिए। वेंडर हाइफन परफॉर्मेंस हाइफन एनालिसिस हाइफन सीक्वल हाइफन पाइथन एंड हाइफन पावर BI। तो ये बोल रहा है कि रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जस्ट मैं इसको इंसर्ट करने के लिए एक यहाँ पे टेस्ट करके डाल देती हूँ। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस सीक्वल पाइथन एंड पावर BI। ये टेस्ट बस मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक रिपोजिटरी मेरी क्रिएटेड है, तो पहले उसको डिलीट करके भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ टेस्ट करके एक नया रिपोजिटरी बनाती हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप ऐड करो चाहे ना करो, इतना ज़रूरी नहीं होता है डिस्क्रिप्शन, ओके। पब्लिक बनाना है या फिर प्राइवेट बनाना है। अभी प्राइवेट रिपोजिटरी वो रिपोजिटरी होती है जो सिर्फ आपको दिखती है, आपके प्रोफाइल पे सिर्फ आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी, बट हमें रिक्रूटर्स को भी शो करना है, तो हम इसको पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक रिपोजिटरी। ऐड अ रीडमी फाइल। अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जिससे कि उनको एक रीडमी फाइल एडेड हो जाती है, बट ये नहीं करना है। जहाँ पे आपने लोकल में अपना डायरेक्टरी रखा है, जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट रखा है, वहीं पे एक हम फाइल बनाएंगे readme.md करके, और उसमें मार्कडाउन की हेल्प से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। वो भी मैं आपको शो करूँगी किस तरीके से मैंने लिखा है, उसमें मार्कडाउन्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा रीडमी फाइल का। तो अभी अगर ऐड कर दोगे तो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा गिटहब पे, बट जितने भी चेंजेस हैं हम सब लोकल पे करेंगे। गिटहब को सिर्फ अपलोड करने के लिए हम रखेंगे, ओके। जितनी भी फाइल्स हमारी लोकल पे है वो सिर्फ अपलोड होंगी। तो हम यहाँ पे इसको अनचेक ही रहने देते हैं। गिट इग्नोर फाइल भी हमें नहीं डालनी, ये भी हम लोकल से ही डालेंगे, टर्मिनल से डालेंगे, ओके। सो लेट्स क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो ये हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अभी जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको सेट ऑफ कमांड्स ऑलरेडी मिल जाते हैं कि आप क्या चीज़ें आपको टर्मिनल पे करनी है, कमांड लाइन पे करनी है, जिससे कि आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे आ जाएगा, ओके। तो गिट इनिट करना है, गिट ऐड करना है, कमिट, ब्रांच, ये सब हम अब देखेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट खोल लेती हूँ जहाँ पे मेरा फोल्डर है। ये है मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, जिसमें मेरे डेटा हैं, जिसमें CSV फाइल आ जाती हैं, लॉग्स जो हमने क्रिएट किए थे, नोटबुक्स में आपके 2 नोटबुक आ जाएंगे, EDA वाले और वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस।
स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, स्क्रिप्ट में मैंने दोनों स्क्रिप्ट अपनी डाल दी है, ओके। एंड इमेजेस में मैंने dashboard.png करके एक फ़ाइल बनाई है जिसमें डैशबोर्ड की इमेज है। ये हमारा रिपोर्ट है, कंप्लीट जो हमने रिपोर्ट क्रिएट किया था वो है, ओके। एंड दिस इज़ आवर रीडमी फाइल। तो एक बार रीडमी फाइल चेक कर लेते हैं पहले। सो ये है रीडमी फाइल। यहाँ पे मैंने कुछ आइकन्स का भी यूज़ किया है, प्लस सबसे पहले तो टाइटल आ जाएगा, ओके। मार्कडाउन की हेल्प से ही रीडमी फाइल लिखी जाती है। तो मार्कडाउन में हैशटैग का मतलब क्या होता है, सिंगल हैशटैग का हेडिंग 1, 2 हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग 2। मार्कडाउन का ही यूज़ करके आपको रीडमी फाइल क्रिएट करनी है। जितना ज़्यादा आप अच्छा रीडमी फाइल बना सकते हो उतना ही बेटर रहता है, उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है रिक्रूटर पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है जो कि हमारा था वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिटेल इन्वेंट्री एंड सेल्स। देन एक 1 लाइन की समरी लिखी है मैंने यहाँ पे, एनालाइजिंग वेंडर एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक परचेजिंग एंड इन्वेंट्री डिसीजन यूजिंग SQL, पाइथन एंड पावर BI। तो एक क्विक समरी मिल जाता है हमें कि हमने एग्जैक्टली क्या किया अपने प्रोजेक्ट में। देन आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स को ये मैंने एज अ लिंक क्रिएट किया है, ओके। ये आप देख सकते हो एज अ लिंक मैंने क्रिएट किया है हर एक हेडिंग के लिए, जिससे कि डायरेक्टली रिक्रूटर को टेबल ऑफ कंटेंट देख के पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की है रीडमी फाइल में, और उसको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है जस्ट क्लिक करके वो उस सेक्शन पे चले जाए। वो जो मार्कडाउन है उससे आपको इस टाइप के लिंक मिल जाते हैं। सपोज मुझे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर पहुँच गई। फिर अगेन मैं स्क्रॉल अप कर सकती हूँ। देन मुझे देखना है ऑथर एंड कॉन्टैक्ट, तो लास्ट में मेरा नाम आ जा रहा है, मेरा डेजिग्नेशन और ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, पोर्टफोलियो। तो ये सब आप इस तरीके से ऑथर एंड कॉन्टैक्ट में अपना कंप्लीट डिटेल्स डाल सकते हो, ओके। तो ये लिंक ऐड करने से भी ओवरव्यू मिल जाता है कि आपकी रीडमी फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं एट द टॉप। तो हेडिंग 2 में मैंने जितने भी ये हेडिंग्स हैं, हमारे ओवरव्यू हो गया, बिजनेस प्रॉब्लम, डेटा सेट, ये सब क्रिएट किया है। तो डेटा यहाँ पे जस्ट मैंने बोल दिया मल्टीपल CSV फाइल लोकेटेड इन डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर हम अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा डेटा फोल्डर है उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज CSV फाइल्स हैं। तो अब किसी लिंक से उठाया डेटा तो उसकी लिंक दे सकते हो, ओके। समरी टेबल कौन सी थी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कितना साइज़ था डेटा का वो आप डिफाइन कर सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें ये सब मैं बुलेट पॉइंट्स में ही डिफाइन करी हूँ। बिजनेस प्रॉब्लम में सिंपली मैंने यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम लिख दिया है जो हमारा रिपोर्ट में ऑलरेडी था। एक ओवरव्यू दे दिया है लाइक दिस प्रोजेक्ट इवेलुएट्स वेंडर परफॉर्मेंस, रिटेल इन्वेंट्री डायनामिक्स। ये सब तो आपको पता ही है कि एग्जैक्टली हमने प्रोजेक्ट में क्या किया है, प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट किया होगा तो। देन आ जाते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो कौन कौन सी टूल्स यूज़ किए, SQL यूज़ किया, पाइथन, पावर BI और गिटहब भी यूज़ किया है क्योंकि हमने गिट कमांड से ही इसको अपलोड किया है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये 3 कोड्स ऐड करने से आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो एक कोड सेल में आ जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये कंप्लीट कोड में आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से गिटहब के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। सिंपली मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पे लिख दिए, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। सी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कंप्लीटली रीडमी फाइल, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से आप रीडमी फाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो और हर एक सब हेडिंग में आपको क्या पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, अपने कुछ और पॉइंट्स ऐड करने का ट्राई कीजिएगा, राइट। EDA, फिर EDA में मैंने क्या क्या किया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेटा क्लीनिंग, आउटलायर डिटेक्शन, कोरिलेशन एनालिसिस एंड देन रिसर्च क्वेश्चन एंड की फाइंडिंग्स। रिसर्च क्वेश्चन क्या था, उसमें से की फाइंडिंग क्या निकला, एंड लास्टली डैशबोर्ड की यहाँ पे मैंने इमेज अटैच की है। इस तरीके से आप इमेज अटैच कर सकते हो। रीडमी फाइल बनाने से पहले एक बार आप मार्कडाउन पढ़ लीजिए कि किस तरीके से आप मार्कडाउन क्रिएट कर सकते हो, ओके। मार्कडाउन लिखना तो आपको आना चाहिए। देन हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट आ जाता है आपका। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पहले तो क्लोन करना है, देन CSV लोड करना है आपका इंजेक्शन db.py से, ओके। देन वेंडर समरी टेबल क्रिएट करना है और फिर रन करना है नोटबुक्स को, एंड लास्टली आपका डैशबोर्ड बन जाता है। फाइनल रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे लिखा, आप चाहो तो फ्यूचर वर्क भी लिख सकते हो, ओके, जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। और लास्ट में आ जाता है ऑथर एंड कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पे ईमेल ऐड किया है, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ऐड की है, एंड पोर्टफोलियो के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपको रीडमी फाइल क्रिएट करनी है, ओके। तो ये रीडमी फाइल मैंने अपने लोकल में ही क्रिएट कर रखी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी मैंने कंप्लीट डाल दी है इस फोल्डर में, इन्वेंट्री एनालिसिस। अब हम यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप कमांड लाइन खोल सकते हो, यहाँ पे हम टर्मिनल खोलेंगे। सो ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल आ गया। अगर मैं LS करती हूँ, यहाँ पे LS का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ फाइल्स, ओके, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी आपके उसमें प्रेजेंट है।
इन्वेंट्री एनालिसिस फोल्डर में। तो यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास ये सारी फोल्डर्स प्रेजेंट है, डैशबोर्ड, डेटा, लॉग्स, नोटबुक, स्क्रिप्ट, और ये दोनों फाइल प्रेजेंट है। तो गिट यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आपका गिट इंस्टॉल हो। तो सबसे पहला कमांड जो है क्या है, गिट इनिट। ओके, गिट इनिट। जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करोगे तो आपको सेट ऑफ कमांड्स ऑलरेडी आपकी रिपोजिटरी में दिख जाएगा कि किस तरीके से आप अपने फाइल्स को गिट पे अपलोड कर सकते हो। ओके, फाइन। सो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला कमांड क्या है, गेट इनिट। गेट इनिट हमने कर दिया, ठीक है। इनिशलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन। तो गिट इनिट करने से एक डॉट गिट करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है गिट इनिशलाइज करने से। गिट एड रीडमी डॉट एम डी। रीडमी डॉट एम डी एड मतलब कि जब भी आप कुछ भी तो जब भी आप कोई भी कोड अपना पुश करना चाहते हो, पुश और पुल होता है, ओके, क्लोन होता है, तीन वर्ड्स हैं। क्लोन का मतलब कंप्लीट रिपोजिटरी को आप अपने लोकल में लाना चाहते हो तो उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, ओके। पुश का मतलब क्या होता है कि आप अपने लोकल से जितना भी आपका कोड है, लोकल से आप पुश कर रहे हो गिटहब रेपोजिटरी में। और पुल होता है कि जो भी लेटेस्ट चेंजेस है आपके गिटहब पे, जो आपके लोकल में नहीं है, तो उस चेंजेस को आप पुल करोगे। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है। गिट एड रीडमी डॉट एम डी का मतलब क्या हुआ कि कौन सी फाइल को आपको ऐड करना है। अगर आपको सारी फाइल ऐड करना है, कमिट करना है, तो आप गिट ऐड डॉट करोगे, ओके, जिसमें ऑल आता है। डॉट का मतलब ऑल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम एक गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं। तो गिट इग्नोर फाइल बनाने के लिए हम टर्मिनल से ही बनाएंगे। तो नैनो डॉट गिट इग्नोर। तो यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होके आ जाती है। तो रिपोजिटरी में आपको जो भी आपके फोल्डर में कोई अननेसेसरी फाइल है उसको नहीं डालनी होती है। दैट इज़ वाई डॉट गिट इग्नोर फाइल आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे आप उन फाइल्स को रिमूव कर सकते हो जो कि आपको रिपोजिटरी में नहीं डालनी है बट लोकल में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाता है डॉट IPYNB चेक पॉइंट्स, ओके। तो फाइल का नेम, फोल्डर का नेम आपको सही पाथ देना है जिससे कि वो अनट्रैक हो पाए और आपके रिपोजिटरी में वो ना जाए, ओके। तो मैंने यहाँ पे डॉट IPYNB चेक पॉइंट्स दे दिया। जब भी आप नोटबुक क्रिएट करते हो तो इस टाइप के कुछ फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं जो कि पाई कैशे से शुरू होते हैं जब आप पाइथन फाइल क्रिएट करते हो। नेक्स्ट, लॉग्स फोल्डर हमें नहीं डालना है एंड डेटा फोल्डर हमें नहीं डालना है। लॉग्स को हम नॉर्मली नहीं रखते हैं गिटहब पे। डेटा फोल्डर जैसा कि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा MB का डेटा है, तो हम उसको गिटहब पे अपलोड नहीं करेंगे। तो इन चारों फोल्डर को हमें अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई एक्सटेंशन के साथ है, उसको अगर रिमूव करना है तो आप सिंपली लिखोगे स्टार, सपोज डॉट CSV मैंने कर दिया, तो जितनी भी CSV फाइल होंगी किसी भी फोल्डर में वो नहीं जाएगी आपकी गिटहब रेपो पे, ओके। इसको हम सेव करेंगे Ctrl+O एंड Ctrl+X। तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। अभी LS करने पे ये आपको फाइल नहीं दिखेगा क्योंकि ये डॉट एक्सटेंशन के साथ है। अगर मैं अगेन इसको नैनो से खोलती हूँ, नैनो डॉट गेट इग्नोर, तो आप देख सकते हो ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है, ओके। अभी स्टेटस चेक करने के लिए हम गिट स्टेटस करके एक कमांड है उसको यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा एडेड नहीं है क्योंकि हमने गिट ऐड कमांड नहीं यूज़ किया था। तो पहले हम गिट ऐड करेंगे। अभी हमको सारी फाइल्स को अपलोड करना है, सारे फोल्डर्स को अपलोड करना है, तो गिट ऐड डॉट, ओके। ये हो गया कि अब हमारा ट्रैकिंग में आ जाएगा। तो अभी हम वापस से अगर गिट स्टेटस करेंगे तो आप देख सकते हो न्यू फाइल क्रिएटेड डॉट DSstore डॉट गिट इग्नोर। अभी डॉट DSstore फाइल जो है उसको भी हमें नहीं अपलोड करना है, तो उसको अगेन हमें गिट इग्नोर में रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा और आप फाइल्स चेक कर लो कि कौन कौन सी फाइल्स आपकी जाने वाली है, ओके। ये डॉट DSstore को आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो लेट्स अगेन राइट नैनो डॉट गिट इग्नोर। अभी हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे DSstore के लिए, DSstore। इट्स अ फोल्डर एंड ये एक फ़ोल्डर के अंदर भी था जो कि नोटबुक्स करके फ़ोल्डर था, उसके अंदर भी है, तो हम वहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे। सो DSstore एंड लेट्स सेव दिस। यहाँ पे आ रहा है कि जो फाइल्स को आपको अनस्टेज करना है उसको आप git rm से कर सकते हो। सो git rm हाइफन कैश्ड और फाइल नेम है अपना DSstore। सो ये रिमूव हो चुका है। इसके अलावा कहाँ पे और DSstore है, नोटबुक्स, तो हम इसको एक तरीके से अनट्रैक कर रहे हैं, ओके। तो ये अगेन रिमूव हो गया। सो लेट्स सी द गिट स्टेटस। सो आप देख सकते हो, अच्छा एक और DSstore है इमेजेस के अंदर, उसको भी हम अनट्रैक कर देते हैं।
सो कैशे में ये स्टोर था, इस वजह से हमें ये इशू आ रहा था, बट हमने गिट इग्नोर में इसको ऐड कर दिया है, तो अगर इन फ्यूचर फिर से ये क्रिएट होता है तो रिपोजिटरी में ये नहीं जाएगा। ओके, सो लेट्स चेक द स्टेटस अगेन। ओके, नाउ वी हैव ऑल द नेसेसरी फाइल्स टू ऐड। ओके, सो लेट्स, अभी गिट ऐड के बाद क्या है, गिट कमिट है, तो गिट कमिट हम करेंगे, गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट -m, और ये हमारा फर्स्ट कमिट है तो हम इनिशियल कमिट लिखते हैं। अभी कमिट में ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपको शो होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कमिट्स, यहाँ पे आपको कमिट्स देखने को मिल रहा है 7 कमिट्स। तो इनिशियल कमिट मैंने यहाँ पे 3 दिन पहले किया था। देन अपडेट, ये एक तरीके से क्या है, ये मैसेज है और ये बताता है कि आपने जो भी कमिट किया है उसमें क्या चेंजेस किए हैं, कुछ अपडेट किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ रिमूव किया है। तो इस टाइप के आप मैसेज कमिट में डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। अगर हमें कुछ रिमूव करना होता तो वहाँ पे ये डिलीट मोड में आता, अभी ये क्रिएट मोड में आ रहा है। ओके, नाउ वी विल ऐड दिस लाइन गिट रिमोट। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा रिपोजिटरी है इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और फिर हमारा क्या है, ये जो रिपोजिटरी का URL है वो। सो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि अब हमारे रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गया। तो जब हम पुश करेंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। ओके, और पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं है जो आपका गिटहब अकाउंट का पासवर्ड है, एक पास की होता है जिसको जनरेट करना पड़ता है और उसी को यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो मैं पहले पास की आपको बता देती हूँ कैसे जनरेट करते हैं। सो सबसे पहले तो आप प्रोफाइल में जाओगे अपने, देन सेटिंग्स, लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है डेवलपर सेटिंग्स। डेवलपर सेटिंग्स में जाना है, पर्सनल एक्सेस टोकन, देन टोकन्स क्लासिक मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो इसको जस्ट मैं, तो यहाँ से आप जनरेट न्यू टोकन कर सकते हो, जनरेट न्यू टोकन, और आपको पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही आप पासवर्ड कंफर्म करोगे एक पास की आ जाएगा जिसको आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा जब भी आप पुश करोगे। ओके, सो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट गिट पुश जो हमारा कमांड था, गिट पुश -u ओरिजिन, और मेन क्या है, मेन हमारा ब्रांच नेम है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पुश कर दिया और आप देख सकते हो ये कंप्लीट हमारा डेटा पुश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए सारा जो डेटा था हमारा, जितना भी फाइल्स था सब अपलोड हो चुका है हमारे गिटहब रिपोजिटरी में। इनिशियल कमिट भी यहाँ पे हमें मैसेज लिख के आ रहा है और ये रीडमी फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। और कितनी बेहतरीन तरीके से हमने गिट का यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को अपलोड किया है, ना कि ऐड फाइल करते हुए। ओके, कंपनी में वर्क करने जा रहे हो तो कंपनी की चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया हो कि गिट को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप गिट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कमांड का मतलब क्या होता है। बट ये सिंपल से कमांड है जिसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कमांड आते हैं, मर्ज करने के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के आते हैं, बट उतना ज़्यादा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ आपको अपना प्रोजेक्ट देखना है, प्रोजेक्ट को आपको गिट पे अपलोड करना है। 5-6 कमांड हैं, लाइन से आपको सेम वही करना होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो आप, या फिर कोई क्वेश्चन हो आपका। थैंक यू।